22 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा शांति के साथ निकले, क्या यह एक सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? एक धर्म की शुद्धता बनी रहे, क्या यह सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? एक धर्म का इकबाल बना रहे, वो धर्म जिस पवित्रता के साथ उस यात्रा को अंजाम देना चाहता है, उसकी रीति रिवाजों को मान सके, क्या यह जरूरी नहीं है? और इसी के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस एक आदेश देती है कि कांवड़ यात्रा की शुद्धता किसी भी तरह से भंग ना हो। तस्वीरें देखिए, किस भक्ति भाव के साथ कांवड़ यात्रा लेकर भक्त निकलते हैं भोले बाबा पर जलाभिषेक करने के लिए। मीलों चलते हैं, सैकड़ों किलोमीटर चलते हैं, तब जाकर यह यात्रा पूरी होती है। लेकिन अगर इस यात्रा को अपवित्र करने की कोशिश पर लगाम लगाने के लिए कोई आदेश आए, तो क्या मजहब के नाम पर सियासत करनी चाहिए? क्या पुलिस के आदेश पर घमासान शुरू कर देना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने का सामान बेचने वालों से अपना नाम डिस्प्ले करने की अपील की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस की यह अपील जी का जंजाल बन गई। ओवैसी भाईजान कह रहे हैं कि यह आदेश तो हिटलर वाला आदेश है। अखिलेश यादव इसे सामाजिक अपराधी घोषित कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी नाम लगाने के फैसले पर मैदान में कूद पड़ी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है कि किसी भी पार्टी के नेता ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार मुजफ्फरनगर पुलिस को यह आदेश देना क्यों पड़ा, या फिर राजनेता इसकी पीछे की हकीकत जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको पता है इस खबर पर अगर वो अपना एंगल देंगे, अपनी टेक बताएंगे, तो उनको वोट मिलेगा। सियासत की वजह से इसके पीछे की वजह को नजरअंदाज किया गया। तो सबसे पहले जानिए कि आखिर यह आदेश क्या है और क्यों है। हिंदू मुसलमान की सियासत हिंदुस्तान से खत्म नहीं हो सकती, चाहे मौका चुनाव हो या फिर किसी त्योहार का। सियासत करने वाले मौके की फिराक में रहते हैं। ताजा मामला यूपी में कांवड़ यात्रा से जुड़ा है। वैसे तो कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू होगी, लेकिन यात्रा की शुरुआत से पहले ही हिंदू मुसलमान होने लगा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ रूट पर खाने पीने की दुकानों और फल की दुकानों पर दुकानदारों ने अपने अपने नाम लिखकर टांग दिए हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने 15 जुलाई को फरमान जारी किया था और उन्हें ऐसा करने को कहा था। फरमान के मुताबिक कांवड़ रूट की दुकानों पर मालिक के नाम लिखा होना जरूरी है, ताकि कांवड़ियों में कोई कंफ्यूजन ना हो कि दुकान का असल मालिक हिंदू है या मुसलमान। बस इस आदेश के बाद सियासत गर्म हो गई। कांवड़ रूट पर पड़ने वाले दुकानों पर नाम लिखने के फैसले को ओवैसी भाईजान ने हाथों हाथ लपक लिया। ओवैसी ने सरकार पर हमला करते हुए कहा, कांवड़िए मुसलमानों की दुकान से कुछ ना खरीदे, ये मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश है। ओवैसी ने इस फैसले की तुलना साउथ अफ्रीका में रंगभेद और जर्मनी में हिटलर की तानाशाही से कर दी। कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? ओवैसी भाईजान ने मुजफ्फरनगर पुलिस के फैसले को जहां हिटलर से जोड़ दिया, वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे सामाजिक अपराध बता दिया। अखिलेश यादव ने कहा, जिसका नाम गुड्डू, मुन्ना, छोटू या फत्ते है, उसके नाम से क्या पता चलेगा। एसटी हसन ने इस फैसले को गंगा जमुनी तहजीब को तोड़ने वाला बताया। इस तरह से एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, आप मुसलमान का बाइकाट करें, हिंदू की दुकान से काम करें। इसी तरह का नाजीज ने जर्मनी में भी करा था। हम हजारों साल से प्यार मोहब्बत से रहते आए। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के यहाँ कारोबार भी करते हैं और एक दूसरे के यहाँ खाते पीते भी हैं, लेकिन ये कम्युनल सोच आखिर कब तक? कांवड़ यात्रा के रूट पर नाम लिखने वाले फैसले पर कांग्रेस भी सियासी मैदान में कूद पड़ी।
कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा, ये मुसलमानों के आर्थिक बायकॉट की दिशा में उठाया गया कदम है। जो लोग ये तय करना चाहते हैं कि कौन क्या खाएगा, अब वो ये भी तय करेंगे कि कौन किससे क्या खरीदेगा। वे अमेठी से कांग्रेस के सांसद किशोरीलाल शर्मा ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है? हो सकता है इसमें जाति भी हो, मंशा में, इनके मंशा में ये हो सकता है कि कहीं दलित तो नहीं है, ये सब हो सकता है, बिल्कुल संभव है। सब में कैसे मिलजुल कर इस तहजीब में हम लोग एक दूसरे के त्योहारों में हाथ बटाते हैं, तैयारियां करते हैं, उस तहजीब पर ये हमला बोल रहे हैं। और ये हमला सिर्फ उस तहजीब पर नहीं बोल रही, हमारे आपके घरों में घुसकर तय करेंगे कि कौन क्या खाएगा। इनको अपने घरों में घुसने से रोकिए। अगर इनको अपने घरों में घुसने से रोकना है तो इस विचारधारा को अपने मोहल्ले से दूर रखिए, अपनी जीवन से दूर रखिए, तभी हम अपने इस खूबसूरत हिंदुस्तान की तहजीब को बचा पाएंगे। इस तरह की ये गंगा जमनी तहजीब को नष्ट करने की बात है। अगर ये होता है, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना चाहिए। वे टीएमसी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मुजफ्फरनगर पुलिस के खिलाफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में केस दर्ज करा दिया है। टीएमसी के राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने कहा कि ये आदेश भेदभाव करने वाला है। मुजफ्फरनगर पुलिस के फैसले पर जहां सियासत तेज है, लेकिन इस पूरे बवाल पर पुलिस प्रशासन ने कहा कि ये सब भ्रम की स्थिति से बचने के लिए किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था न बिगड़े। एंड खाद्य पदार्थ के संबंध में उनको जब भी एनफोर्समेंट है, जो भी हमारी एनफोर्समेंट टीम है, उनको भी बताया गया कि जो हमारे रास्ते में पड़ने वाले होटल्स है, ये हैं ढाबे पे, उन सब पे रेट लिस्ट चस्पा किए जाए, और ताकि बोर्ड पे नाम स्पष्ट हो, ताकि कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर पुलिस के इस फैसले पर सवाल उठाए जा सकते हैं। राजनेता सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस की ओर से साफ बता दिया गया है कि यह फैसला किसी भी तरह से धार्मिक भेदभाव को दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि कांवड़ यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए किया गया है। लेकिन धार्मिक मसलों के फैसले पर नेताजी राजनीति न करें, ऐसा कहाँ मुमकिन है? किसी भी धर्म में धर्म की शुद्धता और धर्म की पवित्रता बहुत जरूरी होती है। चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो सनातन हो, चाहे वो कोई और धर्म ही क्यों ना हो। कांवड़ यात्रा के रूट पर खाने पीने का सामान बेचने वाले मामले पर सहारनपुर मंडल के डीआईजी का बयान भी सामने आया, वो भी आपके सुनवाते हैं, उसके बाद फिर आगे की कहानी। पूर्व में ये समस्या आई थी कि किसी अन्य संप्रदाय की या किसी अन्य व्यक्ति के नाम कोई दुकान है और किसी देवी देवता के नाम से दुकान वहाँ का नाम रखा गया है, जिसको लेकर कांवड़ समितियाँ और जो कांवड़िए बाहर से आते हैं उनके द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और पूर्व में कई बार मारपीट और अन्य गंभीर घटनाएं हो चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी होटल है, जो भी ढाबे हैं, वो सभी जिनके हैं वो प्रोप्राइटर का नाम वहाँ पर लिखें और साफ़ सुथरा खाद्यान्न सामग्री अंदर रखें। इसके साथ ही जो भी रेट है वो रेट लिस्ट बाहर प्राप्त छपा करें, ताकि पूर्व में जो रेट को लेकर भी मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं, उस तरह की कोई घटना ना हो। मुजफ्फरनगर पुलिस ने जो आदेश दिया है उसमें आखिर क्या लिखा है, अब आपको आदेश बताते हैं और उस आदेश का सटीक विश्लेषण बताते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान नजदीकी राज्यों से पश्चिमी यूपी से होते हुए भारी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार से जल उठाकर मुजफ्फरनगर से गुजरते हैं। सावन के पवित्र महीने में कई लोग, खासकर कांवड़िए, अपने खान पान में कुछ खाद्य सामान का परहेज करते हैं। पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं। कांवड़ रूट पर खाद्य सामान बेचने वाले कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकान का नाम इस प्रकार रखा है जिससे कांवड़ियों में भ्रम के चलते कानून बिगड़ा। इस प्रकार के हालात दोबारा ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, इसलिए कांवड़ रूट पर पड़ने वाले होटल, ढाबा, खान पान का सामान बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध है कि वो स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों के नाम को प्रदर्शित करें। मुजफ्फरनगर पुलिस ने आदेश में साफ साफ लिखा कि स्वेच्छा से लिखें, लेकिन अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को घेरने की कोशिश की, सरकार को घेरने की कोशिश की। अखिलेश यादव ने लिखा, जनता के भाईचारे और विपक्ष के दबाव में आकर आखिरकार होटल, फल, ठेले वालों को अपना नाम लिखकर प्रदर्शित करने के प्रशासनिक आदेश को स्वैच्छिक बनाकर जो अपनी पीठ थपथपाई है, उतने से ही अमन चैन पसंद करने वाली जनता मानने वाली नहीं है। ऐसे आदेश को पूरी तरह से खारिज होना चाहिए। यह प्रेम और सौहार्द से उपजी एकता की जीत है।
अब होटलों और फल वालों की दुकान पर नाम लिखने का आदेश आखिरकार मुजफ्फरनगर पुलिस को देना ही क्यों पड़ा? दरअसल बघरा के योग साधना केंद्र के संस्थापक स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने चेतावनी दी थी। कांवड़ रूट के मुस्लिम होटल संचालकों को नाम लिखना होगा, अगर नाम नहीं लिखेंगे तो आंदोलन किया जाएगा। यशवीर महाराज ने आरोप लगाया था कि मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर होटल खोले, श्रद्धालु इससे भ्रमित होते हैं। पुलिस जांच में ऐसे 8 होटल पाए गए जिसके मालिक मुसलमान थे। होटलों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखे गए थे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने शांति व्यवस्था रखने के लिए फैसला किया है, इसलिए यह कदम उठाया गया है। लेकिन कांवड़ रूट में मुजफ्फरनगर इतना अहम क्यों है और मुजफ्फरनगर पुलिस ने ही यह फैसला क्यों लिया और यह आदेश क्यों जारी किया, यह भी आपको बता देते हैं। मुजफ्फरनगर से सबसे ज्यादा कांवड़िए गुजरते हैं। हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कांवड़िए यहां से गुजरते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों का भी रूट है। हरिद्वार में हर साल 4 करोड़ कांवड़िए आते हैं। 2.5 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों का रूट मुजफ्फरनगर होकर गुजरता है। कोई भी मजहब दूसरे मजहब के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। ऐसे में मुजफ्फरनगर पुलिस का नाम लिखने वाले फरमान को भी सही कहा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है, डिबेट का विषय है, क्योंकि कांवड़ यात्रियों की व्यवस्था मुसलमान भी करते हैं और जब ताजिए निकलते हैं तो हिंदू भाई भी मदद करते हैं। वहीं धार्मिक मामलों में नेता भी राजनीति करते हैं, जो राजनीति फिलहाल दिख रही है। लेकिन किसी भी धर्म की आस्था और पवित्रता बनी रहे, ये उस धर्म को मानने वाला हर शख्स चाहता है और ये उसकी धार्मिक आजादी भी है, यानी कि उस धर्म को पालन करने की और उस धर्म को मानने की उसकी संवैधानिक आजादी, और इसकी रक्षा करना भी पुलिस का ही काम है, सरकार का ही काम है। आगे बढ़ते हैं, आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। यूपी की सियासत में क्या हो रहा है? योगी ही उपयोगी, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह लाइन एक बार फिर से चरितार्थ हुई है? राजनीतिक गलियारों में इन दिनों उत्तर प्रदेश की हर जगह चर्चा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हर जगह हलचल है। कारण है लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर आलाकमान को सौंपी गई रिपोर्ट। तस्वीरें आप देखिए कुछ दिन पहले की, जब केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में देखे गए थे। केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली पहुंचे, जेपी नड्डा से मुलाकात करना, बात करना, लेकिन कुछ भी हो आलाकमान को योगी ही उपयोगी नजर आ रहे हैं। अब जो रिपोर्ट सौंपी गई उस पर मंथन होगा, उसके बाद क्या निकलेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बीजेपी की इस इंटरनल रिपोर्ट में क्या है, इंटरनल रिपोर्ट का विश्लेषण क्या कहता है, बीजेपी को किस दिशा में जाना होगा, किसके साथ जाना होगा, कहां पर डेंट ठीक करनी होगी, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी बीजेपी के खराब प्रदर्शन को लेकर लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर है। इस बीच पार्टी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने 15 पन्नों की इंटरनल रिपोर्ट बीजेपी आलाकमान को सौंप दी, जिस पर आलाकमान से चर्चा भी हुई है। सूत्र बताते हैं कि इंटरनल रिपोर्ट यूपी के 80 सीटों पर 40,000 कार्यकर्ताओं से बातचीत और फीडबैक के आधार पर तैयार की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी के वोट प्रतिशत में 8% की कमी आई है। राज्य के सभी 6 क्षेत्रों पश्चिम यूपी, ब्रज, कानपुर, बुंदेलखंड, अवध, गोरखपुर और काशी इलाके में पार्टी के वोट शेयर में कम से कम 8% की कमी आई। पार्टी के अपने आंकड़ों के मुताबिक पश्चिमी यूपी और काशी क्षेत्र में पार्टी ने सबसे खराब प्रदर्शन किया। यहां उसे 28 में से सिर्फ 8 सीटें ही मिली। ब्रज में उसे 13 में से 8 सीटें मिली। गोरखपुर में पार्टी को 13 में से सिर्फ 6 सीटें मिली, जबकि अवध में उसे 16 में से सिर्फ 7 सीटें मिली। कानपुर, बुंदेलखंड में तो बीजेपी अपनी मौजूदा सीटें वापस पाने में नाकाम रही। इस क्षेत्र में बीजेपी को 10 में से 4 सीटें मिली। भूपेंद्र चौधरी की तरफ से पीएम मोदी और गृह मंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में पार्टी के खराब प्रदर्शन की कई वजहें बताई गई, जिसमें अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी, कार्यकर्ताओं का असंतोष, पिछले 6 साल में परीक्षाओं के लीक हुए पेपर भी खास वजह रहे। राज्य सरकार में संविदा कर्मियों की भर्ती में सामान्य वर्ग के लोगों को प्राथमिकता मिलने से विपक्ष के आरक्षण खत्म करने जैसे मुद्दे को बल मिला। साथ ही राजपूतों समाज की पार्टी से नाराजगी, संविधान बदलने पर पार्टी नेताओं के दिए गए बयान, जल्दी टिकट वितरण भी एक कारण है। जबकि छठे और 7वें चरण के मतदान तक कार्यकर्ताओं के जुनून में कमी आना, साथ ही सरकारी अधिकारियों में ओल्ड पेंशन का मुद्दा हावी रहा। इस बीच अग्निवीर भी चुनाव का बड़ा मुद्दा बन गया। प्रदेश में अधिकारियों और प्रशासन की मनमानी सामने आई, साथ ही सरकार के प्रति पार्टी कार्यकर्ताओं का असंतोष भी दिखा। पिछले 6 साल में लगातार सरकारी नौकरी में पेपर लीक भी वजह रही।
साथ ही पार्टी का मानना है कि निचले स्तर पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की तरफ से बीजेपी के कोर मतदाताओं के वोटर लिस्ट से नाम काटे गए। पार्टी की रिपोर्ट में कहा गया कि करीब करीब सभी सीटों पर 30 से 40 हजार पार्टी के कोर वोटर के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस चुनाव में गैर यादव ओबीसी यानी कि कुर्मी, कोरी, मौर्य, शाक्य और लोध जातियों के मिलने वाले वोट प्रतिशत में कमी आई। साथ ही दावा किया गया है कि बीएसपी के कोर वोट शेयर में 10% की कमी आई और 2019 की तुलना में पार्टी को दलितों का 1/3 वोट ही मिल पाया। बीएसपी का कोर वोटर जाटव और 2014 से बीजेपी को मिलने वाले खटीक और पासी समाज के वोट शेयर में भी अच्छी खासी कमी आई। इसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिला। साथ ही इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी इन सभी कारणों को समय रहते दुरुस्त कर ले और प्रशासन में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो तो आगामी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, जिला पंचायत के चुनाव में पार्टी को फायदा होगा। इस रिपोर्ट के आलाकमान तक पहुंचने के बाद माना जा रहा है कि जल्दी सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाकर चर्चा की जा सकती है ताकि बीजेपी भविष्य के चुनावों के लिए और भविष्य की राजनीति के लिए खुद को तैयार कर सके। आने वाली 10 सीटों की उपचुनाव इंपॉर्टेंट क्यों हैं और योगी ही उपयोगी क्यों है, यह मैं आपको बताता हूं। करहल मैनपुरी सीट को आप देखेंगे तो अखिलेश यादव का इलाका गढ़ है। उनके सांसद बनने से सीट खाली हुई है, यादव बहुल है। करहल विधानसभा सीट पर उपचुनाव है। मिल्कीपुर अयोध्या, जहां पर इस बार बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि अयोध्या फैजाबाद वाली सीट। अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद यहां से विधायक थे, अब उप सांसद बन चुके हैं। जातीय समीकरण साधने में 2022 में सपा यहां कामयाब रही थी। अब मिल्की सीट पर बीजेपी की चुनौती है, कुछ सीट को जीते कैसे। कटेरी अंबेडकर नगर, यहां पर सपा विधायक लालजी वर्मा के सांसद बनने से सीट खाली हुई है, यानी कि यह इलाका भी फिर समाजवादी पार्टी का। कुंदरखी मुरादाबाद, सपा विधायक जियाउर रहमान के सांसद बनने से सीट खाली हुई और सपा फिर से किसी मुस्लिम चेहरे को यहां पर टिकट दे सकती है। यानी कि ये जो इलाके हैं यहां पर अधिकतर सीटों पर देखिए किस तरह का समीकरण बन रहा है। सीसमाऊ कानपुर चलिए, सपा विधायक इरफान सोलंकी का अयोग्य करार होने से सीट खाली हुई है। गाजियाबाद बीजेपी विधायक अतुल गर्ग के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। फूलपुर प्रयागराज बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। मीरापुर मुजफ्फरनगर आरएलडी विधायक चंदन चौहान के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। 2022 में आरएलडी और सपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। मझुआ मिर्जापुर निषाद पार्टी के विधायक विनोद बिंद के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। खैर अलीगढ़ बीजेपी के अनूप प्रधान के सांसद बनने से सीट खाली हुई है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2022 के नतीजों पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। समाजवादी पार्टी के खाते में इन 10 सीटों में से 5 सीटें थी, बीजेपी के खाते में 3, निषाद पार्टी के खाते में 1, आरएलडी के खाते में 1। ये बात 2022 की, ध्यान रखिएगा। 2024 के चुनाव में नतीजे हमने देखे हैं, हमने वोट शिफ्ट भी देखा है, हमने रिजल्ट भी देखा, हमने वोट शेयर भी देखा है। इसलिए बीजेपी के लिए 10 में से 10 सीटें लॉक कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है और इसे 27 का लिटमस टेस्ट भी कहा जा रहा है। और इसलिए बीजेपी तमाम अंतर विरोधों को दरकिनार करके उपचुनाव और आने वाले 27 के एजेंडे में लगना चाहती है। इसलिए मानकर यह चला जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही इन दोनों चुनावों को फिलहाल अंजाम देने की रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। इधर बड़ी खबर यह आ रही कि यूपी उपचुनाव साथ साथ लड़ेंगे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन जो है वो बरकरार रहेगा। 10 में से 7 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी समाजवादी पार्टी, ये भी सूत्र बता रहे हैं। और विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि ब्रेकिंग न्यूज यह है कि यूपी उपचुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का साथ बना रहेगा। जबकि महाराष्ट्र हरियाणा में गठबंधन के बाद यूपी को लेकर फैसला किया गया है। कांग्रेस महाराष्ट्र हरियाणा में सपा को सीट देने के लिए तैयार है, यह भी सूत्र हमें बता रहे हैं। यानी राहुल और अखिलेश की दोस्ती यूपी में 2024 में जिस तरह के नतीजे लेकर आई है उससे न सिर्फ अखिलेश यादव उत्साहित है बल्कि राहुल गांधी भी उत्साहित है और दोनों पार्टियां मिलकर इस जोड़ी को आगे बढ़ाने में लगी हुई हैं। इसी सियासी सरगर्मी के बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पॉलिटिकल गर्मी और बढ़ा दी, जिसमें उन्होंने सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर रिलीज कर दिया। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की हार के बाद सियासी चर्चा गर्म है। पिछले कुछ दिनों से यूपी बीजेपी को लेकर दिल्ली में हलचल तेज है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर देकर यूपी की सियासी हलचल को और दिलचस्प बना दिया है।
यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात की। 2 दिन में केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से 2 बार मुलाकात की, लेकिन उनकी पीएम मोदी से और अमित शाह से मुलाकात नहीं हो पाई। जबकि भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने यूपी में हार के लिए एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे के कारणों को बताया गया है। दोनों नेताओं के दिल्ली दौरे को लेकर कई तरह के सियासी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर जो पोस्ट किया उससे सियासत गर्मा गई है। उन्होंने अपने पोस्ट में बिना नाम लिए मॉनसून ऑफर देते हुए कहा, 100 लाओ और सरकार बनाओ। अखिलेश यादव का मॉनसून ऑफर उस वक्त आया जब ये बातें हो रही हैं कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद अब बीजेपी हमलावर है। मैं उनसे कहना चाहूंगा, 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। देखिए, अखिलेश यादव जी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि 14, 17, 19, 22 और अब 24 में तीसरी बार भी उनकी इंडी अलायंस की सरकार नहीं बन पाई है। और इस पर चिंतन करने के बदले और ये देखने के बदले कि आज इंडी अलायंस में पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक, हरियाणा से लेकर केरल तक कहीं पर भी इंडी अलायंस टिका नहीं है। इन सब के बीच उपचुनाव को लेकर बीजेपी संजीदा है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार बैठक ले रहे हैं। उपचुनाव को लेकर गंभीर है, ताकि उपचुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके और योगी के प्लान में कोई कंफ्यूजन नहीं है। हर हर महादेव, सब बढ़िया हुई, बढ़िया। लोकसभा चुनाव के बाद 10 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, और जिसके लिए एक तरफ सीएम योगी पूरी तरीके से डटे हुए हैं और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का ध्यान उपचुनाव से हटाने में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं अखिलेश यादव। अब उन्होंने सरकार बनाने का मॉनसून ऑफर दे दिया है, और जिससे सियासत में चर्चाओं का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूपी के सियासत की चर्चा हमने कर दी, लेकिन यूपी से निकली आज एक और बड़ी खबर, देश भर में हेडलाइन बनी। तस्वीर आपके सामने है, पटरी से ट्रेन डिरेल हो गई। गोंडा से एक खबर सामने आई। गोंडा के इस खबर में पूरे देश में हलचल मचा दी। यूपी के गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हो गई। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। 3 एसी बोगी समेत 15 बोगियां पटरी से उतरी हुई हैं। इनमें 3 पलटी खा गई है। इस हादसे में 25 लोग घायल हो गए हैं, जबकि 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। 2 पैसेंजर्स की जान चली गई। हादसे में ज्यादातर घायल एसी कोच के यात्री बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस डिरेल हो गई। और गनीमत यह रही कि ट्रेन की स्पीड कम थी, क्योंकि यह इलाका इन दिनों बारिश और बाढ़ की चपेट में है, इसलिए ट्रेन को एडवाइजरी जारी की गई थी। ड्राइवर को यह कहा गया था कि आप अपनी स्पीड 40 से 50 ही रखिएगा। अगर यह स्पीड 100 से 150 के आसपास रहती, जिस स्पीड में ट्रेन चलती है, तो सोचिए हादसा कितना बड़ा हो सकता था। ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशंस की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन पूरा कर दिया गया है, लेकिन अब ट्रेन को वापस पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, जिससे ट्रैक क्लियर किया जा सके। इसे पटरी से हटाकर ट्रैक क्लियर करने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें, लखनऊ गोंडा मार्ग पर इस वक्त हजारों की संख्या में यात्री फंसे हुए हैं। यह भी एक और ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, गोंडा रेल हादसे के बाद 2 ट्रेनों को कैंसिल किया गया है। 11 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। लखनऊ में 10 ट्रेन फंसी हुई हैं, जिनका रूट बदला गया है। चारबाग स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है, हजारों यात्री फंसे हुए हैं। आसपास के यात्री ट्रेन छोड़कर बस का सहारा ले रहे हैं, बस से निकल रहे हैं, लेकिन चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है।
क्योंकि बड़ी संख्या में ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, कैंसिल किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस हादसे के बाद इंडिया टेली के हाथ ट्रेन के ड्राइवर का ऑडियो आया, जिसमें ड्राइवर रोता हुआ सुना जा सकता है। वो घबराया हुआ है और कह रहा है कि वो यहां नहीं रह पाएगा, जबकि कंट्रोल रूम उसे कह रहा है कि हम आपके पास जल्दी से जल्दी मदद भेज रहे हैं। सुनिए ये ऑडियो। आप परेशान मत होइए, मैं योगेश शर्मा बोल रहा हूँ, आपके पास पहुंच रहे हैं सारे लोग। आप लोग सुरक्षित है ना? ड्राइवर साहब आप लोग सुरक्षित हैं? हम सुरक्षित हैं। और असिस्टेंट भी सुरक्षित है। अच्छा, इंजन सुरक्षित है। इंजन के बाहर सारी गोच बहुत बुरी तरह से डिरेलमेंट हो गया। ठीक है, आप लोग परेशान हैं, हम लोग तत्काल आपके पास पहुंच रहे हैं, तत्काल पहुंच रहे हैं। आप लोग सुरक्षित हैं, घबराइएगा नहीं, बिल्कुल ना घबराइएगा। हम लोग पहुंच रहे हैं आपके पास, आप लोग बिल्कुल घबराइएगा नहीं ड्राइवर साहब, हम लोग पहुंच रहे हैं। हम उसमें नहीं रह पाएंगे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। गोंडा में चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 3 एसी समेत 15 बोगियां पटरी से उतर गई। इनमें 3 पलटी खा गईं। हादसे में 25 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि 2 यात्रियों के पैर कट गए। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। जानकारी के अनुसार ज्यादातर घायल यात्री एसी कोच के बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद यात्री खिड़की के कांच तोड़कर बाहर कूदे। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे अफसर मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है। SDRF टीम मौके पर पहुंच गई। ट्रेन जिसका नंबर 15904 है चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। हादसा जिलाई रेलवे स्टेशन के बीच गोसाई दीवा में हुआ। हादसा स्थल की अयोध्या से दूरी 30 किलोमीटर और लखनऊ से 130 किलोमीटर है। मोतीगंज से भिलाई के बीच में चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन का डिरेलमेंट हुआ है। वहाँ पर मेडिकल वैन जो रेलवे की होती है ARME वो साइट पर पहुँच गई है और राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया है। लखनऊ में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो आपको बता देते हैं 8957409292। गोंडा में जो हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश हुआ है वो है 8957400965। तो इस हेल्पलाइन नंबर को इस्टेब्लिश कर दिया गया है। राहत बचाव का कार्य जारी है। जो हमारे रेलवे के ऑफिसर्स हैं वो साइट पे पहुंच गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रेन के पटरी से उतरते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इसकी जानकारी जैसे ही शासन प्रशासन को मिली, राहत बचाव की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। मेडिकल वैन के साथ डॉक्टरों की टीम भी तुरंत ही वहां पहुंच गई। रेलवे की एक्सीडेंट वैन को तुरंत रवाना कर दिया गया, जो कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गई। इस एक्सीडेंट के बाद कई यात्रियों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और अपने परिजनों को संदेश भी दिया। भारतीय रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 8957409292 और 8957400965 जारी किए हैं। पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल ने भी अलग से हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जो इन्फॉर्मेशन है 2 कैजुअलिटी हैं और 7 इंजरी हैं, जिसमें से 6 माइनर इंजरी हैं, यानी कि छोटी मोटी चोटें लगी हुई हैं। घायलों को उपचार दिया जा रहा है। वहाँ पे रेलवे की मेडिकल वैन साइट पे पहुँच गई है। रेलवे के डॉक्टर, मेडिकल इक्विपमेंट सभी चीज़ें साइट पे पहुँच गई हैं। हेल्पलाइन नंबर भी हम लोगों ने इस्टेब्लिश कर दिया है और जो यात्री इस ट्रेन में हैं उन यात्रियों को लाने के लिए एक रेक फॉर्म की जा रही है। स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी जिससे वो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सकें। वहां से साइड से उनको बाई बस मनकापुर में ले जाया जाएगा। वहां से और सीधे इस वक्त चल रहे हैं गोंडा का रुख कर रहे हैं, जहां हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो लेटेस्ट सिचुएशन आपको बताएंगे और लेटेस्ट विजुअल्स भी दिखाएंगे। अनूप, इस वक्त वहां पर काफी देखकर आपको महसूस किया जा सकता है गर्मी बहुत है, साथ ही साथ वहां पर स्टैंडिंग लाइट्स लगाई गई हैं
और पीछे रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशंस भी चल रहा है। सभी यात्री तो जा चुके होंगे, अब ट्रैक क्लियर कराने का काम चल रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रैक क्लियर करने का काम चल रहा है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 बोगियाँ जो है वो ट्रैक से एक तरफ गिर गई हैं, आप देख सकते हैं। ये एक बोगी ये है और इधर 2 बोगियाँ हैं जो पलट गई हैं, और इसके अलावा एसी की 5 बोगियाँ ऐसी हैं जो डिरेल हुई हैं, यानी पटरी से उतर के तिरछी हो गई हैं। और इसके अलावा जो है बाकी की जो बोगियाँ हैं वो पटरी से उतर गई हैं जी। तो इस तरह से जो पहले पटरी से उतर गई हैं उनको जो है वो वहाँ ट्रैक से हटाकर पटरियाँ ठीक की जाएंगी, उसके बाद उनको लाया जाएगा, वापस पटरियाँ ठीक करके ट्रैक को रखा जाएगा। लेकिन जो डिरेल हो गई हैं, तिरछी हो गई हैं, उनको ट्रैक से हटाने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं मेरे सामने तमाम बुलडोजर, कम से कम आधे दर्जन बुलडोजर है जो जो ट्रैक जो बोगी जो है उनको हटाने का काम कर रहे हैं ट्रैक से, और इसके पीछे जो बोगियां हैं उनको ऊपर उठाकर उनके नीचे ट्रैक को ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह से ऑपरेशन बिल्कुल जारी है और आप देख सकते हैं, और ये ऑपरेशन रात भर चलेगा। अभी मेरी रेलवे अधिकारी से बात हुई है, उनका कहना है कि एक ट्रैक, जिस ट्रैक पर मैं खड़ा हूँ ये अप लाइन है और इसे 12 से 14 घंटे में चालू कर दिया जाएगा, यानी इस ट्रैक पर धीमी गति से ट्रेन को पहले चला के, यही सवाल उसके बाद जो बाकी ट्रेन इस रूट की हैं। अनूप, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। चारबाग रेलवे स्टेशन पर लखनऊ में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, क्योंकि काफी संख्या में यात्री वहां पर जमा हो गए हैं। ट्रैक कब तक क्लियर हो पाएगा, ये जानकारी भी दीजिएगा, और इस रूट से ट्रेनें कब तक निकलने लग जाएंगी, लोगों को कितना और इंतजार करना होगा? देखिए, अभी मेरी एनईआर डीआरएम आदित्य कुमार से मेरी बातचीत हुई है। उनका ये कहना है कि हमने सबसे पहले पूछा एक्सीडेंट का वो नहीं बता पाए, और शायद अभी पता भी नहीं चल पाएगा जब तक इसकी जांच नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर अलग अलग बातें की जा रही है। पहले कोई कह रहा है कि ड्राइवर का कहना था कि धमाका हुआ, कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर कुछ कल पुर्जे पड़े हुए थे, हथौड़े वगैरह, जिससे ऐसा लगता है कि जो कफलिंग होती है ये इसको खोला गया है, जिससे पटरी ढीली हो जाती है। तो ये सब अभी कयास लगाए जा रहे हैं। अब सच्चाई का पता जो है जांच के बाद चलेगा। लेकिन ये ट्रैक जो अप ट्रैक है, इसे 12 से 14 घंटे में, यानी अभी रात के 9:15 साढ़े 9 बज रहे हैं, तो सुबह 11-12 बजे तक मुझे लगता है कि ये ट्रैक चालू हो जाएगा, और 12 बजे के बाद से इस ट्रैक पर धीमी गति से इस रूट की ट्रेनों को धीरे धीरे निकालने का काम भी शुरू। बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छी जानकारी आपने पहुंचाई है। ब्रेकिंग न्यूज आपने दर्शकों तक पहुंचाई है कि अगले 12 घंटे में यह रूट फिर से बहाल कर दिया जाएगा, और एक ट्रैक जो अप और डाउन 2 ट्रैक होते हैं उसमें से एक ट्रैक को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, और अगले 24 घंटे में दोनों ट्रैक को ऑपरेशनल कर लिया जाएगा। यह रेलवे का दावा, और यह ब्रेकिंग न्यूज हमने आपको इंडिया बोल रहा है में सबसे पहले बताई है। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की, और इंडिया डेली एक्सक्लूसिव स्टोरी की। लाइट, कैमरा और एक्शन, तो क्या लालू और नीतीश की टेंशन बढ़ने वाली है? अगले कुछ दिनों में बिहार में कुछ ऐसा होने वाला है जो बिहार की सियासत में भूचाल ला सकता है। चुनावी रणनीतिकार पीके यानी कि प्रशांत किशोर भोजपुरी के 2 बड़े सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी तैयारी कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव जानकारी सूत्रों के हवाले से इंडिया डेली को मिली, जो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही है। और 2025 विधानसभा चुनाव में एक सियासी धमाका, सियासी तिकड़ी देखने को मिल सकती है। बिहार की राजनीति की बात करें तो पिछले 3 दशक से इस पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का ही कब्जा रहा है। साल 1990 में लालू के पहली बार बिहार के सीएम बनने के बाद से लगातार लालू परिवार या फिर नीतीश कुमार ही जमे रहे। लेकिन शायद 2025 के चुनाव में बिहार में कोई बड़ा बदलाव दिख सकता है, बड़ा उलटफेर दिख सकता है। इंडिया डेली सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए पीके का सियासी पंच, बिहार में लाइट, कैमरा, एक्शन। पीके का सियासी पंच, बिहार में लाइट, कैमरा और एक्शन। प्रशांत के साथ पवन और खेसारी, बिहार के सियासत में कौन पड़ेगा भारी? पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति पर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का कब्जा है। यही दोनों चेहरे बिहार की राजनीति में 1990 के दशक से छाए हुए हैं। घुमा फिराकर सत्ता इन्हीं के हाथ में रहती है, और लालू राज खत्म होने के बाद पिछले 19 साल से बिहार में नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की सरकार है।
लेकिन 2025 के चुनाव से पहले बिहार में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे लालू प्रसाद यादव के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भोजपुरी के सुपरस्टार पवन सिंह ने काराकट में एनडीए को बड़ा झटका दिया था, ठीक उसी तरह से अब पवन सिंह और खेसारी लाल यादव पूरे बिहार में एनडीए के साथ साथ इंडिया गठबंधन को भी झटका देने की तैयारी में है। दरअसल अपनी सटीक एनालिसिस के लिए जाने जाने वाले पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रशांत किशोर, पवन सिंह और खेसारी लाल यादव साथ मिलकर जल्द ही बिहार की राजनीति में बड़ा धमाका कर सकते हैं। प्रशांत किशोर आम आदमी से सीधे संवाद स्थापित कर रहे हैं। जब तक उनका ये पदयात्रा समाप्त होगा, तब तक उनके साथ एक विशाल कमिटेड वर्कर्स की फौज खड़ी होगी। प्रशांत किशोर ने साफ तौर से कह दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में 243 की 243 सीट पर वो अपने कैंडिडेट्स को उतारेंगे। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में जनसुराज यात्रा निकाल रहे हैं। वो लगातार स्थानीय मुद्दों का जिक्र कर मौजूदा और पिछली सरकारों को घेर रहे हैं। लेकिन अब पीके ने यह कहकर बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है कि वो 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार के सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी मदद से 243, याद रखिए 242 नहीं। लोग कहता है भैया गठबंधन किससे होगा, किसका वोट काटिएगा। बहुत लोग आंकड़ा गिन रहा है कि इंडिया का वोट काटेंगे कि एनडीए का वोट काटेंगे। हम आपको लिख के दे रहे हैं, ना वोट इंडिया का कटेगा ना एनडीए का कटेगा। दोनों को इस बार काट के जनता साफ करने वाली, कोई नहीं बचने वाला। तो सुना आपने, प्रशांत किशोर जल्द ही जन सुराज पार्टी की घोषणा करने जा रहे हैं और उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर बिहार में बदलाव लाने की उम्मीद के साथ उतरेगी। प्रशांत किशोर लोकसभा चुनाव से काफी पहले अपने मिशन 2025 को साकार करने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए प्रशांत किशोर अपने साथ लगातार बिहार के लोगों को जोड़ रहे हैं और पीके का कारवां बढ़ता जा रहा है। वहीं इंडिया डेली को सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि पीके के इस मिशन में भोजपुरी के 2 बड़े सुपरस्टार भी उनका साथ देने वाले हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के साथ प्रशांत किशोर 2025 के चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। चुनावी एजेंडे को लेकर प्रशांत किशोर की पवन सिंह और खेसारी लाल से लगातार बात हो रही है और जल्द ही प्रशांत किशोर, पवन सिंह और खेसारी लाल साथ आकर 2025 का प्लान तैयार कर सकते हैं। पीके के सियासी पंच ने लालू और नीतीश की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि प्रशांत किशोर का बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ना मतलब 2025 के चुनाव में बिहार में हर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बनेगा। खासकर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के जुड़ने से बीके की पार्टी के साथ ग्लैमर भी जुड़ेगा और खास करके बिहार में भोजपुरी बेल्ट पर पवन सिंह और खेसारी लाल का खासा दबदबा है। इसी बात से बिहार में सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियों की नींद उड़ी हुई है। वैसे इस वक्त सबसे ज्यादा टेंशन आरजेडी के खेमे में देखने को मिल रही है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल से कई लोग प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी से जुड़ चुके हैं और भगदड़ रोकने के लिए 2 दिन पहले ही आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने एक चिट्ठी भी लिखी थी, जो इंडिया डेली के पास मौजूद है। आरजेडी की चिट्ठी में लिखा हुआ है कि जन सुराज पार्टी से जुड़ने वालों ने पार्टी के अनुशासन को तोड़ा है। ऐसे में उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया जाता है। पीके के सियासी पंच को लेकर जब हमने आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से बातचीत की तो उन्होंने इस पर क्या कहा, ये भी सुनिए। अब देखिए, जिनके बारे में आप बोल रहे हैं हम नहीं जानते हैं कौन है और वो क्या कर रहे हैं। बिहार में जनता के आशीर्वाद से लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी जनाधार वाली पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। लोकतंत्र में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, बरसाती मेढक के तरह बरसात में बहुत लोग बह जाते हैं। तो सबको अधिकार है, सब लोग अपना अपना प्रयास कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। प्रशांत किशोर पिछले 12 महीने से बिहार में पैदल यात्रा कर रहे हैं। अपनी इस यात्रा के जरिए वो बिहार की नब्ज को टटोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जहां भी जा रहे हैं वहां के लोगों से बिहार को लेकर उनकी राय ले रहे हैं और साथ ही लालू यादव के परिवारवाद पर भी जमकर प्रहार कर रहे हैं। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव पर प्रशांत किशोर ने किस तरह से हमला बोला, वो भी आपको सुनवाते हैं। लालू जी इतने अच्छे बात हैं,
लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं, मेहनत कर रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुख्यमंत्री बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। प्रशांत लालू के परिवारवाद और उनकी पार्टी पर तो हमलावर हैं ही, साथ ही प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। और जिस तरह से प्रशांत किशोर पवन सिंह और खेसारी लाल के साथ मिलकर 2025 के चुनाव में उतरने की बात चल रही है, उससे नीतीश कुमार और एनडीए को एंटी इनकम्बेंसी के साथ ही पीके के सियासी तीर का भी मुकाबला करना होगा। हालांकि एनडीए के नेताओं का कहना है कि इसका 2025 के चुनाव पर कोई खास असर नहीं होने वाला है। उनका तो सब लोग जानता है, जानकारी तो सब लोग के पास है कि ये जो प्रशांत किशोर क्या करते हैं। वो तो एक एजेंसी चलाते हैं, एजेंसी चलाने वाला को और राजनीति में जो आए हैं तो क्या हर्ष होगा उनका, मैंने कि सब लोग जान रहे हैं उनका क्या काम है। मैं नहीं जानता हूँ कभी कोई पार्टी बनी है, आपको पता होगा तो बताइए। बिहार की सियासी फिजा किस तरह से बदल रही है, पूर्णिया के लोकसभा चुनाव और रुपौली विधानसभा चुनाव में दिख चुका है। रुपौली का साफ संकेत ये भी है कि जाति धर्म पार्टी गठबंधन को जनता ने नकारना शुरू कर दिया है और प्रशांत किशोर भोजपुरी के 2 सुपरस्टार के साथ मिलकर बिहार की एक एक सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब पीके का ये लाइट कैमरा एक्शन 2025 के चुनाव में कितना हिट होता है, ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन फिलहाल पीके के फैसले ने लालू और नीतीश दोनों की पेशानी पर बल जरूर ला दिया है। तो क्या पीके का लाइट कैमरा एक्शन नीतीश और लालू की टेंशन यानी कि तेजस्वी यादव की टेंशन वो बढ़ाने के लिए काफी है? इसको समझने के लिए चलेंगे बिहार, जहां से हमारे सहयोगी शिवपूजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज रूम से हमारे सहयोगी और मैनेजिंग एडिटर अरविंद चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। अरविंद, सबसे पहले आपसे सवाल लेना चाहेंगे, पीके का प्लान क्या है? देखिए, पीके हर हाल में 247 सीटों पे अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं और उनका प्लान यही है कि कैसे जो है वो सरकार में एब्सोल्यूट नंबर लेके आए और कोई एक बड़ी डील कर सकें, खास तौर पे जो विपक्षी पार्टी हो, जो भारतीय जनता पार्टी या जदयू के खिलाफ हो या आरजेडी के साथ, क्योंकि आरजेडी एक बड़ी पार्टी होगी, कांग्रेस वहां पर कुछ नंबरों के साथ आएगी। तो पीको को लगता है कि ये उसमें से जो भी चीजें इनके पास आएगी, जो नंबर्स इनके पास आएंगे, ये इनका अपना जनाधार होगा। और शायद यही कारण है कि ये प्रशांत किशोर जो है पवन सिंह को अपने साथ लेके आना चाहते हैं, खेसारी को साथ लेके आना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए 10,000 की भीड़ जुटाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है जिसको लेके लगातार जो है प्रशांत किशोर हमलावर हैं, खास तौर पे अगर आप देखो तो इन्होंने परिवारवाद को केंद्र में रखा है। आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी को लेके इन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया। उसके अलावा नीतीश के कामों को लेके जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो बहुत बड़ा मुद्दा है बिहार में इस समय, उसको भी लेके लगातार लोगों के बीच में प्रशांत किशोर जा रहे हैं। अब ऐसे में अगर ये गठबंधन बन जाता है तो बड़ा परिवर्तन कैसे होगा, ये मैं आपको समझाना चाहता हूं विवेक। आपको ये समझना होगा कि जो खेसारी लाल यादव हैं वो भी जदयू और भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं। न जाने कितने मंचों पे आपने खुलेआम उनका विरोध करते हुए देखा होगा। पवन सिंह का आपने देखा कि जब उनको आसनसोल से टिकट मिला, उसके बाद उनका टिकट वापस हो गया और काराकाट से उन्होंने अपनी मां के नाम पे जो है चुनाव लड़ने का ऐलान किया और उसका परिणाम यह हुआ कि जो गठबंधन के प्रत्याशी थे कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा और पास में आरके सिंह, उन दोनों लोगों की सीटें चली गई। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं और राजनीति को भी, जितना मैं पवन सिंह को जानता हूं, उनमें जुनून की कोई कमी नहीं है। उनको लगता है कि नहीं, आगे का भविष्य उनका उज्जवल है और शायद इसीलिए जो है पवन सिंह, खेसारी लाल यादव और प्रशांत किशोर आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसमें जो पुल का काम कर रहे हैं, जो ब्रिज का काम कर रहे हैं, वो खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के साथ बातचीत करवाने में लगे हैं, जुटे हुए हैं। शिवपूजन भी हम लोग के साथ हैं विवेक। मुझे लगता है कि हम लोग को शिवपूजन से भी सवाल लेना चाहिए। शिवपूजन, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। शिवपूजन, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि जिस तरीके से चर्चा हो रही है कि ये किसका वोट काटेंगे। प्रशांत किशोर तो ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम जो है इन बाकी लोगों से अलग 243 की 43 सीटों पे हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे और हम अच्छे नंबर लेके आएंगे। आपको क्या लगता है, आपका पॉलिटिकल अनुभव क्या कहता है? बहुत मुझे लगता है कि बेहतरीन सवाल है। आखिर किसकी सीट काटेंगे, किसका वोट काटेंगे? देखिए, पवन सिंह का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। पवन सिंह ने आखिर
किसका वोट काटा। तकरीबन 1,05,000 वोट से वो हारे और जो एनडीए के उम्मीदवार थे उनको पटकनी दे दी। सवाल ये उठता है कि पवन सिंह या फिर खेसारी या फिर इस तरीके के जो भी भोजपुरी कलाकार हैं, इनकी फैन फॉलोइंग तो बहुत जबरदस्त होती है। भोजपुरी बेल्ट में जबरदस्त सेंध लगा सकते हैं ये और डेंट कर सकते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण बात यह है अरविंद जी की खेसारी और पवन सिंह जैसे कई लोग प्रशांत किशोर के संपर्क में आखिर क्यों हैं। जानकारी यह है कि तकरीबन 2 मीटिंग हो चुकी है, आखिर इस संपर्क में क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। वजह साफ ये है कि क्या बिहार करवट लेने वाला है। महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग के थ्रू क्या किया कि 1990 से लेकर के 2005 तक जो सत्ता में काबिज थे लालू प्रसाद यादव, उनको उन्होंने हटा दिया 2005 में। सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला था, MY समीकरण का फॉर्मूला था लालू प्रसाद यादव का। भाजपा लाख कोशिश कर रही है कि यहां पर कहीं से सेंधमारी कर लें, अलग अलग फॉर्मूला अपनाया उन्होंने। सबसे पहले 2014 में उन्होंने राम कृपाल यादव का फॉर्मूला अपनाया, नित्यानंद राय का फॉर्मूला अपनाया, सम्राट चौधरी का फॉर्मूला अपनाया। लेकिन मुझे लगता है कि ये जातीय समीकरण। शिवपूजन, मेरा सवाल यहाँ पे है कि इनका जो बेस वोट बैंक है जिसके बलबूते प्रशांत किशोर दावा कर रहे हैं कि नहीं हम इतने नंबर्स पे चुनाव लड़ेंगे और उसमें से नंबर भी ले आएंगे, इनका बेस वोट बैंक क्या है? विवेक, आपके मन में भी अगर इससे जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो आप शिवपूजन से पूछिए, क्योंकि मेरा शिवपूजन से सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी हो चुकी है, राष्ट्रीय पार्टी होने के बावजूद दिल्ली से बाहर सिर्फ पंजाब तक निकल पाई। उसी अगर आप होराइजन पर देखेंगे जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी अभी 243 सीटों का टारगेट लेकर चल रही है। तो क्या पहले 2025 के चुनाव में बिहार में एक बड़ा करवट देख रहे हैं आप, या फिर अभी उन्हें और लंबी दूरी तय करनी है, जबकि खेसारी लाल और पवन सिंह साथ में आ जाएं फिर भी? और शिवपूजन, मेरा देखिए पवन सिंह और इसमें एक जोड़ देता हूं मैं कि इनका जो बेस वोट बैंक क्या है, मतलब ये किसके बलबूते इतनी बड़ी बात कर रहे हैं? अरविंद जी 1 मिनट में आपको बता दूं, पवन सिंह खेसारी कॉग इन द व्हील हैं। प्रशांत किशोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कि अपना परिचय दे दिया है। उनका परिचय पत्र पहले पहुंचता है। आपने आंध्र प्रदेश में देख लिया, आपने बंगाल में देख लिया, यूपी के 2 छोरे का फॉर्मूला देख लिया, आपने 2015 का फॉर्मूला देख लिया। प्रशांत किशोर ग्राउंड वर्क करके पहुंचे हैं और देखिए कि 21 महीने से लगातार वो पद यात्रा पे हैं। ये बिहार भ्रमण किस तरीके का है गौर कीजिए। ये भारत भ्रमण, भारत परिक्रमा नहीं है। ये हर जगह जहां पे भी जा रहे हैं उस इलाके के जितने भी लोग हैं उनसे ये संपर्क सीधा साधते हैं और कह रहे हैं कि 243 सीटों पर जो अपने कैंडिडेट को उतारेंगे तो वो तमाम कैंडिडेट्स आखिर कौन होंगे? ये वही लोग हैं जिनसे ये संपर्क साध रहे हैं और इनकी पूरी कमेटी उनके कैंडिडेचर को वेरीफाई करके उसके बाद कैंडिडेचर एस्टैब्लिश होगा। ये परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि भाजपा, जदयू और सबने मिलकर के बिहार को गर्त में मिला दिया। ये विजन के साथ आ रहे हैं। 21 महीने से कोई बंदा अगर पैदल चल रहा है बिहार के गली कूचे मोहल्ले में लोगों की आवाज एक छोटा सवाल और लेंगे, एक छोटा सवाल और लेंगे। कहीं ऐसा ना हो जाए 2022 वाली परिस्थिति जब यूपी में बीएसपी ने चुनाव लड़ा लेकिन बीएसपी को बहुत ज्यादा सीटें मिली नहीं, फायदा बीजेपी को हो गया और बाबा फिर से सीएम बन गए। तो कहीं प्रशांत किशोर आ जाएं और फायदा एनडीए को करा दें और वोट काट के ले जाएं तेजस्वी का, क्योंकि वो परिवारवाद पर निशाना साध रहे हैं बार बार। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस सवाल के लिए। हाँ, इसी की संभावना सबसे ज्यादा है। प्रशांत किशोर कितनी सीटें लाएंगे ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि अरविंद जी हमको बता रहे थे, ऐसे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो सेलेबल हैं, जो भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर चाहते हैं कि वो सेंटर स्टेज में रहे, सेंटर स्टेज में वो आ चुके हैं। तो वोट कटुआ बनेंगे प्रशांत किशोर या वास्तव में 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी कुछ रंग लाएगी, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अरुण जी,
मैं फाइनल कमेंट देके काम खत्म करता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर, मुझे लगता है कि ये जो 3 लड़कों की जो जोड़ी है फिलहाल जो दिखाई पड़ रही है, उसमें मुझे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं फायदा ना हो जाए। विवेक, आपका भी यही सवाल था और आपके मन में भी यही शंका हो रही कि कहीं ऐसा ना हो जाए और आरजेडी का जो है वोट प्रशांत किशोर काट ले जाए और जदयू और भाजपा फायदे में हो जाए और उनकी सरकार बन जाए। मुझे लगता है कि फिलहाल तो यही स्थिति दिखाई पड़ रही है। जब तक के साथ खड़े नहीं होते हैं, बाकी इनके साथ बाकी लोग नहीं जुड़ते हैं, तब तक बहुत बड़ा बिल्कुल परिवर्तन होता हुआ दिखाई तो हमें नहीं दे रहा। बिल्कुल, किस एजेंडे के साथ आएंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा, बाकी सारी चीजें क्या होंगी, वो चीजें देखनी होंगी। शिवभूषण, बहुत बहुत धन्यवाद, और अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत रखने के लिए। लेकिन एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, बिहार की खबर से निकलते हैं, चलते हैं नीट की खबर पर। नीट पर सुप्रीम आदेश, यह फैसला तो अभी तक नहीं हो पाया कि नीट की परीक्षा रद्द होगी कि नहीं रद्द होगी। यह भी फैसला अभी तक नहीं हो पाया कि री एग्जाम कराया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी परीक्षा को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने एनटीए को आदेश देते हुए कहा कि छात्रों के मार्क्स वेबसाइट पर अपलोड किए जाएं, लेकिन छात्रों की पहचान सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख भी तय की है। खबर की डिटेल आपको बताएं, लेकिन उससे पहले लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर आ रही है बीजेपी मुख्यालय से। इसकी तस्वीर भी आप देख लीजिए। बीजेपी मुख्यालय से लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीर ये आपको दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यालय से निकलते हुए आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे बीजेपी के मुख्यालय में, और अब प्रधानमंत्री का काफिला बीजेपी के मुख्यालय से निकलते हुए आज नेताओं के साथ बैठक की, आगामी मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। बजट सेशन को लेकर भी आज बीजेपी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री ने मंथन की होगी। बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं से भी प्रधानमंत्री ने आज मुलाकात की है। तस्वीरें हमने आपको इससे पहले दिखाई थी, और अब प्रधानमंत्री का काफिला निकलते हुए। लेकिन नीट मामले पर क्या होगा? क्या री एग्जाम होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट री एग्जामिनेशन कराने के लिए एग्जाम को रद्द करेगा? सुप्रीम कोर्ट की कोशिश यह है कि बच्चों की मेहनत जाया ना जाए, कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, जिससे जो दोषी हैं वो दंडित भी हो जाएं और बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित कर लिया जाए। क्योंकि नीट की परीक्षा में वो बच्चे जिन्होंने मन से मेहनत की, दिल से मेहनत की, उनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। इसलिए आज जरूरी दिशा निर्देश एनटीए को जारी किए गए हैं। नीट यूजी की परीक्षा रद्द होगी या नहीं, इसका फैसला तो अभी नहीं हुआ। छात्रों को इस सवाल का जवाब कुछ और इंतजार के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन 20 जुलाई यानी शनिवार दोपहर 12 बजे तक रिजल्ट सिटी वाइज और सेंटर वाइज देखने को मिल जाएगा। 4 घंटे की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को यह आदेश दिया है कि सभी छात्रों के रिजल्ट वेबसाइट पर सेंटर और सिटी वाइज अपलोड किए जाएं। लेकिन इस बात का ध्यान दिया जाए कि रिजल्ट अपलोड करते समय किसी भी कैंडिडेट की पहचान जाहिर नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को सुबह 10:30 बजे शुरू की जाएगी, ताकि दोपहर तक निष्कर्ष निकाला जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बिहार पुलिस रिपोर्ट की एक कॉपी की भी मांग की है। इसके अलावा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि काउंसलिंग में कुछ समय लगेगा, जो 24 जुलाई के आसपास शुरू होगी, जिस पर सीजीआई की तरफ से कहा गया कि हम सोमवार को ही सुनवाई करेंगे। नीट यूजी का एग्जाम 5 मई को हुआ था। इसमें 23,33,000 से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे। कुल 571 शहरों के 4,750 सेंटर्स पर एग्जाम कराया गया था। इसमें 14 विदेशी सेंटर भी शामिल थे। लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद गड़बड़ी की शिकायतें मिली। पेपर लीक का भी मामला सामने आया। इसी को लेकर अब 40 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब तक इस मामले में 3 सुनवाई हो चुकी है। पहली सुनवाई 8 जुलाई को हुई थी, दूसरी 11 जुलाई को और तीसरी सुनवाई अब 18 जुलाई को हुई है, जिसमें सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें पेश करी। याचिकाकर्ता के वकील नरेंद्र हुड्डा हैं। इस पूरे केस को सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की डिवीजन बेंच देख रही है।
इस मामले में सीबीआई भी लगातार जांच कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पटना के एम्स से 4 डॉक्टर्स को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और चारों डॉक्टर्स को पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। पटना एम्स के ये चारों डॉक्टर पेपर लीक के मामले में संलिप्त बताए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल आरोप है, इस मामले में जांच चल रही है। इस पर पटना एम्स के डायरेक्टर का क्या कुछ कहना, वो सुनवाते हैं। डॉक्टर साहब, कल सीबीआई की टीम यहाँ पर आई थी, क्या कुछ हुआ? 4 लड़कों को हिरासत में भी लिया है। कल सीबीआई टीम आए थे, आके हमारे 4 बच्चे को लेके गए हैं। 3:30 बजे हम एक राउंड ले रहे थे हॉस्टल का, मेस मैनेजमेंट का। हमारे साथ हमारा डीन एकेडमिक थे, हमारे ओएसडी थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे। उसी समय वो आके पहला जो स्टूडेंट को लेके गए, उसके बाद दूसरा टीम 6 बजे आए और 2 स्टूडेंट को लेके गए। उनका एक्चुअली 4 स्टूडेंट के लिस्ट में थे और 3 स्टूडेंट को शाम तक लेके गए थे। एक स्टूडेंट हॉस्टल में था नहीं। उसके बाद ये स्टूडेंट जाके इनको रिपोर्ट किया। कमरे भी सील कर दिए गए हैं, लैपटॉप वगैरह कमरे, उनका रूम्स सील कर दिए हैं। उनका लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ये सब उनका हिफाजत में है। सीबीआई ने बताया क्या संलिप्तता है इन बच्चों की? हमें जो इन्फॉर्मेशन मिला था, उनका जो वरिष्ठ अधिकारी ने हमें फ़ोन किए थे, इन्होंने हमें बोले थे कि एमबीबीएस का जो काम है एंट्रांस का, नीट अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम, इसी के बारे में हमारा स्टूडेंट्स का कुछ इन्वॉल्वमेंट है। और ये बोल रहे थे कि इसमें क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है, डिटेल बाद में हमें ये बताएंगे। जब ये बच्चों को लेके जाएंगे, उनके साथ इंटरोगेशन होगा, ये फिर हमें अपडेट कर। आइए आगे बढ़ते आज की एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर और उसके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि पूजा की मां गिरफ्तार कर ली गई हैं। पिताजी भी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। फर्जी प्रमाण पत्र को लेकर घिरी ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की मुश्किलें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। ट्रेनिंग पर रोक लगा दी गई है। दूसरी तरफ उसके विकलांग सर्टिफिकेट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। पूजा की मां और पिता के खिलाफ भी पुलिस एक्शन में है। किसानों को धमकाने और हथियार लहराने के आरोप में पूजा की मां को गिरफ्तार कर लिया गया। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर की भी पुलिस तलाश कर रही है। दिलीप खेड़कर पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप है। रिटायर्ड अधिकारी दिलीप खेड़कर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप में 2 बार सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। पूजा खेड़कर की कुंडली खुल गई। फर्जीवाड़े में लिप्त पूरी फैमिली। पूजा खेड़कर की बंदूकबाज मां गिरफ्तार, पिता पर लटकी तलवार। विकलांगता सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी को लेकर ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर चौतरफा गिर चुकी हैं। उसकी ट्रेनिंग रोक दी गई है और विभाग ने उसके तमाम प्रमाण पत्रों की जांच शुरू कर दी है। फर्जी विकलांगता सर्टिफिकेट और ओबीसी प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पूजा ने जो खेल किया वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दूसरी तरफ पूजा की फैमिली के कारनामों का कच्चा चिट्ठा भी खुल गया है। पूजा की मां मनोरमा खेड़कर का एक वीडियो देखिए। वीडियो में मनोरमा खेड़कर रिवॉल्वर लहराते हुए किसानों को धमकाते हुए दिखी थी। ये वीडियो साल 2023 का था। वीडियो वायरल होने के बाद पुणे पुलिस मनोरमा खेड़कर की तलाश में उसके घर पर गई थी, लेकिन वो वहां नहीं मिली। मनोरमा खेड़कर उसके बाद से लगातार पुलिस से भागती फिर रही थी, लेकिन अब पुणे पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। 2 तस्वीरें देखिए। किसानों के सामने दबंगई दिखाने वाली मनोरमा गिरफ्तारी के बाद कैमरों से मुंह छुपाती दिखी। उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। पुणे पुलिस ने मलाड से मनोरमा खेड़कर को गिरफ्तार किया है। उसके खिलाफ पुलिस ने आर्म्स एक्ट का केस दर्ज किया है। पुणे कोर्ट ने मनोरमा को 3 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। पूजा के पिता दिलीप खेड़कर पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिलीप खेड़कर पर भी किसानों की जमीन हड़पने जैसे संगीन आरोप है। इसकी जांच एसीबी कर रही है। पुणे पुलिस की 3 टीमें दिलीप खेड़कर की तलाश कर रही है। पुलिस ने अहमदनगर जाकर भी पड़ताल की है। पूजा खेड़कर और उसकी फैमिली के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार भी सवालों के घेरे में है और एनसीपी शरद पवार ने सवाल उठाए हैं कि फर्जी सर्टिफिकेट कौन बना रहा है। पूजा खेड़कर फैमिली के पीछे कौन है, इसकी जांच होनी चाहिए। पूजा खेड़कर का जो केस है वो भी जो एक केस है जिसे सरकार ने सोचकर
गंभीरता से उसका जो जांच है उसकी जानकारी लेकर जांच करनी चाहिए। और पूजा केटकर के केस में भी ऐसे भी आपके जरिए पता चलता है कि कोई नेताओं को उन्होंने कोई डोनेशन दिया, उनकी संस्थाओं को डोनेशन दिया। तो ये सब चीज कहाँ है, इसका मूल कहाँ है, कौन कर रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी जो है गलत कर रहे हैं उनको सजा होनी चाहिए। विवादों के बीच एकेडमी ने महाराष्ट्र सरकार को चिट्ठी लिखी तो उसने भी आईएएस पूजा खेटकर को नोटिस थमा दिया।